अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान न हरदा काम तमाम मुयसर होंदे नाम उदा चित धरिया रहमो सुक्के सावे करदा कहरों साड़े हरिया रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी फरीदा वेख पराई चोपड़ी ते ना तरसाई जी क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा मुंह धूड़ मिट्टी सर पायम सारा नंग नमूज वंजायम कोई वेड़े न पुछण आयम हथी उल्टा आलम खिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारियां सोहणियां वडियाइयां ओदे वास्ते, सारे सोहणे ते सुच्चे ना ओदे वास्ते, सारे उच्चे रुतबे ओदे वास्ते जिदे नावां विचों एक नां रहमान है। एफएम पंजाब रंग से इस वक्त आप नासिर अहमद की आवाज सुन रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कहोटा, कोटली सतिया, गोजर खान, फतेह जंग, टेक्सला, मंदरा, रवात, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है मैं तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम और आज के इस प्रोग्राम में मेरी साथी मेजबान है ईमान जहांगीर। जी ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट ईमान जहांगीर, आपकी खिदमत में हाजिर। मैं उम्मीद करती हूँ जो मुझे इस वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, अपना काम करते, ऑफिस जाते या ड्राइविंग करते सुन रहे हैं जरूर खैरियत से होंगे। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनसे कहूंगी कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और जो लोग बीमार हैं उनसे कहूंगी कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जो लोग रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं उनसे कहूंगी जी आयानु सत बिस्मिल्लाह बखैर आगले। और जो लोग दूसरे शहरों को जा रहे हैं उनसे कहूंगी कि अल्लाह आपको खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाए। तो जी जनाब, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एफएम पंजाब रंग। एफएम पंजाब रंग, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी पहचान। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम। ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है एफएम पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 से बराह रास्त हवा के दोष पर। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ जाता है 12:17 और हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक दोपहर 2 बजे तक। आप हमें 05192915200 पर कॉल करें और अपने होने का एहसास दिलाएं और हम मुंतजिर रहेंगे आपके पैगामात के। नए सुनने वालों के लिए तरीकाकार कुछ यूं है, अपने व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए अपना नाम, जगह का नाम, मुख्तसर पैगाम और भेज दीजिए 033392915223 पर। इंटरनेट के दोस्तों के लिए फेसबुक का पता हमारा कुछ यूं है, एफएम पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4, जहां आप हमें बराह रास्त सुन सकते हैं। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए नेक तमन्नाएं, गेट वेल सून। तो जी सामीन, मुस्बत सोच खुशगवार सेहतमंद जिंदगी के साथ साथ कामयाबियों की जमानत भी होती है। मुस्बत सोच कामयाबी का पहला जीना है। अच्छी और मुस्बत सोच इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी बेहतरीन असरात मुरतब करती है। जिस इंसान की सोच जितनी मुस्बत होगी उसकी ज़हनी इस्तात उतनी ही बेहतर होगी। और जब इंसान ज़हनी तौर पर चाको चौबंद होगा तो यकीनन उसकी जिस्मानी सेहत पर भी बहुत खुशगवार असर पड़ेगा। सेहतमंद दिलो दिमाग हमेशा कामयाबी की जानिब गामजन रहते हैं। जी तो सामीन, आज हमारे लिए बड़े एजाज और मान की बात है कि हमारे स्टूडियो को एक बड़ी अहम शख्सियत ने रौनक बख्शी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन, माहिर चाइल्ड प्रोटेक्शन और ना सिर्फ मैस कम्युनिकेशन में पीएचडी बल्कि आप चाइल्ड लेबर और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आपका काम काबिल तारीफ है। तो मैं डॉक्टर खलील अहमद डोगर साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। और स्पेशली जिस तरह जितने भी लोग जो है इस वक्त सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ जो है पंजाब रंग
کے توسط سے جو ہے میری آواز پہنچتی ہے، میں سب کو سلام پیش کروں گا اور سب کے لیے جو ہے خیر و عافیت کی جو ہے میری دعائیں ہیں. بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، اور اسپیشلی یونیورسٹی ٹائم میں مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کیونکہ یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ میری بڑی یادیں ہیں اور بڑا گہرا جو ہے وہ تعلق ہے. اور دوسرا جو ہے جس طرح آپ نے مجھے انٹروڈکشن میں کروایا کہ چائلڈ رائٹس کے اوپر جو ہے بالکل میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی تقریباً جو 48% اراؤنڈ 50% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے جو ہے پاکستان کے بچے ہیں، اور میں ان کی جو ہے وہ بیٹرمنٹ کے لیے جس لیول پہ جو ہے وہ مجھ سے ہو سکتا ہے، اور پچھلے 6-7 سال سے جو ہے وہ میں کنٹینیوسلی جو ہے اس کے اوپر ایفرٹس کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک صوفیانہ کلام سے کرتے ہیں، پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہیے گا. سنتے رہیے FM پنجاب رنگ 99.4 رنگ زندگی دے. ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید ہے آپ کو یہ کلام بہت اچھا لگا ہوگا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خلیل احمد ڈوگر صاحب، جو کہ سماجی کارکن اور ماہر چائلڈ پروٹیکشن ہیں. آپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی مختلف پلیٹ فارمز پر ہمیشہ انسانی حقوق کی اہمیت اور ضروریت کو اجاگر کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ماہر چائلڈ پروٹیکشن ہیں، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ اپنے تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے. جی بہت شکریہ. بالکل جی، میرا قصور سے تعلق ہے اور میری فیملی میں میرے سے پہلے اتنا پڑھائی کا جو ہے وہ رجحان نہیں تھا، اور میں اپنی فیملی میں جو ہے وہ پہلا بندہ ہوں جو PhD لیول تک گئے ہیں. ہم کافی بڑے جو ہیں وہاں قصور میں ایک زمیندار گھرانہ سے میرا تعلق ہے، اور ہماری ساری فیملیز جو ہیں وہ سٹل جو بزنسز ہیں وہ ایگریکلچر سے ہی وابستہ ہیں سارے. اور پھر جب میں نے فیملی کا پہلا ہی بندہ تھا جس نے میٹرک، اور اس کے بعد مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میں قصور سے لاہور چلا گیا، لاہور سے میں نے انٹرمیڈیٹ کی، اور اس کے بعد پھر میں یہاں اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد میں نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے BS آنرز کیا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ آفٹر 1 سیمسٹر جو تھا اس کے بعد سے مجھے کوئی اسکالرشپ مل گئی، اور پھر میں نے یہاں سے ہی MS کیا. اور اس کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا. لاہور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ایک استاد تھے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، اللہ ان کو جنت دے، اور ان سے میں کافی زیادہ امپریس تھا. اور اسلامی یونیورسٹی میں بھی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے میں کافی زیادہ امپریس تھا. تو ڈاکٹر ظفر اقبال سے امپریس ہو کے پھر میں نے کہا کہ PhD کی طرف جاتے ہیں. پھر میرے والد اور والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھے، اور اللہ جنت دے میری والدہ کو، وہ بھی مطلب 1.5 سال پہلے میرا ایک کنوکیشن تھا تو اس میں وہ انوائٹڈ تھی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی طرف سے. تو وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھیں کہ پوری یونیورسٹی میں اتنے لوگ ہیں اور اس میں PhD ڈگری جس کو مل رہی ہے وہ صرف میرا بیٹا ہے. تو وہ بھی مذاق میں بھی مجھے کہتے تھے کہ چلیں آپ تو پڑھ گئے ہیں، اور کل کو جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یقیناً جتنا ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا ہے اس سے زیادہ تو آپ نہیں پڑھا سکیں گے. تو سٹل والد صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑی اس چیز کی خوشی ہے. اب مجھے دیکھ کے جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ میں بھی PhD کروں، اور والد صاحب جو ہیں وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ آپ PhD کریں. تو سفر تکلیفیں بھی اس میں تھی. مطلب پرائمری اسکول جو تھا گورنمنٹ کے اسکول سے ہم نے پڑھنا شروع کیا. پھر ہمارا جہاں گھر ہے اس کے گھر سے 2 کلومیٹر پیدل ہمیں جانا آنا پڑتا تھا، اور اس وقت پڑھائی کی طرف اتنا زیادہ رجحان بھی نہیں تھا. دیہاتوں میں تو خاص طور پہ آپ کو ٹیوشن کے لیے دور دور تک جانا پڑتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے ایک تایا ابو، ان کو بڑا شوق تھا بچوں کو پڑھانے کا، اور والدہ کو بڑا زیادہ شوق تھا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے کامیابی میں آلدو والد کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، لیکن والدہ جو ہیں وہ ان کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے. صبح اٹھنا، پھر کبھی ان کو کہنا کہ اب ٹیوشن کے لیے کسی کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں تقریباً 1.5-2 کلومیٹر دور جانا آنا پڑتا ہوتا تھا. تو بکس لینی ہے، اسٹیشنری لینی ہے. تو کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ فیملی میں یا جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت لوگوں کا اتنا رجحان نہ ہو، تو اس وقت تو لوگ بس کہتے تھے کہ جی اس کو کس کام پہ آپ نے لگایا ہے، اور رجحان کیونکہ اس وقت اس قسم کا نہیں تھا. لیکن سٹل میری والدہ کی جس طرح میں نے کہا کہ بڑی ایفرٹس ہیں. اور اب فیملی میں اگر آپ دیکھیں تو
जो फैमिली के दूसरे कज़न्स हैं, कज़न्स के बच्चे हैं, तो अब उनकी कोशिश है कि वो कहते हैं कि जो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, मैं हमेशा पढ़ते वक्त ये कहता होता था कि पढ़ाई का रोज़गार के साथ जो है वो जिस तरह हमारी सोसाइटी में जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल उसको उसके साथ नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई से आपको शऊर आता है, पढ़ाई जो है वो आपको एक मुहज़्ज़ब शहरी बनाती है, आपको, मैं समझता हूँ कि इंसान को इंसान बनाती है। आप पढ़ते हैं और इससे जो है वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, आप अपनी सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, आप फैमिली में चेंज लेके आते हैं। तो अब वो देखते हैं तो वो कंपेयर करते हैं कि बिल्कुल इसकी जो सोच है वो हम सबसे चेंज हो गई है और तरीके से सोचते हैं। अब मतलब आपके बड़े हैं, बड़ों से जो है वो आप इज़्ज़त व एहतराम से मिलना, छोटे जो हैं उनसे प्यार से मिलना, तो पढ़ाई जो है वो अब फैमिली में इस किस्म का रुझान है। और मैं स्टिल इस चीज़ को समझता हूँ कि कोई तरक्की अगर है, यहाँ तक कि फैमिली में अगर किसी बच्चे का एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी तक को बच्चा पहुँचता है तो मैं बाकायदा उस फैमिली को, फैमिली में जो हमारा मेंबर होता है उसको मुबारक देता हूँ कि आज जो है जिस स्टेज पे आज आपके घर का एक बच्चा चला गया, सबसे बड़ी मुबारक कि आप हकदार हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी जो है वो फर्दर जो फैमिली है वो इस साइड पे फिर एजुकेशन वाली साइड पे चली जाएगी। सफ़र पढ़ाई वाला जिस तरह मैंने बताया कि मुश्किल है, और स्टिल इतनी डेवलपमेंट्स होने के बावजूद भी पढ़ाई जो है, आल्दो गवर्नमेंट्स लेवल्स पे, सोसाइटीज़ लेवल पे लोगों को इस चीज़ का शऊर आया है और लोग जो है इस साइड पे बिल्कुल जा रहे हैं। तो हमें भी जो है वो हमारे जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान की जो यूथ है, हमें उसको एजुकेशन की साइड पे लेके जाना चाहिए। बीइंग ए कंट्री लेवल पे अगर हम सोचें तो अभी भी पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिसमें 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। मतलब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन 26 मिलियन, रिसेंटली मैं श्रीलंका गया था तो उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 25 मिलियन उनकी टोटल पॉपुलेशन है, और अराउंड जो है 96-97% जो है उनका लिटरेसी रेट है। और वो मुझे बता रहा था कि देखें आपके मुल्क में, तो जो वहाँ एक बंदे से मैं मिला तो उसने कहा हमारी टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा आपके बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इट मीन कि जब बच्चा आउट ऑफ स्कूल होता है उसकी प्रोटेक्शंस के इश्यूज आते हैं, और उसका एक सोसाइटी के अंदर जो एक कंट्रीब्यूशन है, रोल है, वो भी फिर बजाय एक अच्छे शहरी बनने के, मुहज़्ज़ब शहरी बनने के, वो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स में जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बच्चे की स्कूलिंग के बारे में बात की और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात की। तो ईमान, इसी सिलसिले में अगला सवाल करेंगे, लेकिन मैं ये यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपका ताल्लुक़ एक देहाती इलाके से है और आपकी जो एक दास्तान है तदरीसी और इल्मी सफ़र जो आपका है वो बड़ा ही मुतासर कुन है, और बहुत सारी तालिबात भी हमें सुन रही हैं। तो आप ये भी बताइएगा कि मैथ्स काम का जो मजमून है, इसका जो आपने चुनाव किया है, ये आपकी अपनी एक इसमें दिलचस्पी थी या कि आपको किसी उस्ताद ने तहरीक दिलाई? और आप ये भी बताइएगा कि जो नए तालिबात हैं जो सोच रही हैं कि इस फील्ड में दाखिला लेना है, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखें, जब 2007 में मैंने इस सब्जेक्ट को तब चूज़ किया तो उस वक्त के बाद जो है वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और मैं समझता हूँ कि जब किसी प्रोफेशन में आप जा रहे होते हैं तो उससे पहले जो है वो कुछ आपके अंदर भी उस किस्म की एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ काउंटिंग में चले जाते हैं जिनको काउंटिंग अच्छी है, कुछ की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो मुझे भी बचपन में जो है वो लिटरेचर पढ़ने का भी उससे वाबस्ती थी, और स्पेशल से जो अच्छी चीज़ वो ये थी कि जब राइटिंग स्किल्स जो है वो मैं समझता हूँ मेरी काफ़ी अच्छी थी, और मैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल के, कॉलेजेस के जितने भी इवेंट्स होते थे उनमें मैं पैरोडी करता था, उनमें मैं मज़ाहिया जो है वो न्यूज़ वगैरह जो है वो रीडिंग वाला काम जो था वो इस किस्म की करता था चीज़ें। तो मेरी मोस्टली जो एक्टिविटीज़ इस किस्म की होती थी जिससे मैं समझता था कि उसके बाद जर्नलिज्म वगैरह वाली साइड पे जो है वो ज़्यादा सूट करता। और कुछ जर्नलिज्म में भी ऐसे नाम थे, जब मैं मतलब मैट्रिक में या इंटर में कॉलेज लेवल पे गया तो उनके एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू किए, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासर होते होते मैं इस फील्ड में चला गया। तो 2007 में अगर देखें तो उस
उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखें कि बूम आ रहा था, और स्टिल अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। लेकिन इसमें और चीज़ इस तरह मैंने बताया कि मेरे पास राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। मैं स्टिल पाकिस्तान की डेलीज़ के न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें इंग्लिश में मैं मुख्तलिफ लेवल पे जो है वो एडिटोरियल्स वगैरह लिखता रहता हूँ, और अभी भी वो मैं समझता हूँ कि मैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ, और समझता हूँ इस तरीके से भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं स्टिल मैं समझता हूँ कि अब तो है ही सारा मीडिया का ज़माना है, उसमें बेशक सोशल मीडिया है, आपके पास बेतहाशा जर्नलिज्म रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आगे प्रोडक्शन अलहदा है, न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें अलग हैं, रिपोर्टिंग अलहदा है। फिर आप प्रोडक्शंस जो आजकल आपका एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उसके अंदर आप प्रोडक्शंस वगैरह वाली साइड पे ड्रामा प्रोडक्शंस है, मूवीज़ प्रोडक्शंस है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इसमें इस किस्म की आप चीज़ों पे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया स्पेशली मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं जिन्होंने BS लेवल तक जिनकी एजुकेशन है दूसरे मुल्कों में, वो बैठ के भी स्टिल सोशल मीडिया हैंडल्स बड़ी बड़ी कंपनीज के वो ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने इस किस्म की जो है एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जो है इसके अंदर उन्होंने अपने हाउसेस वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो स्टिल माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया भी अब एक नया मीडियम आ गया है जिससे जो है वो हमारे बच्चे कंटेंट को क्रिएट करके, आजकल आपको पता है वीलॉग्स हैं, यूट्यूब से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करके जो है वो अच्छे लेवल पे इस पे चीज़ें कर रही हैं। तो अब तो स्टिल ये मैं समझता हूँ कि मोस्ट रेलेवेंट जो है वो मैस कम्युनिकेशन की डिग्री आपकी होगी है। इसमें एक और अच्छी चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि आप डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर भी अगर आप चले जाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पास बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूएन इदारों में आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपकी डिग्री जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको इस पे हेल्प आउट कर सकती है जी। और ब्राइट फ्यूचर है स्टिल जर्नलिज्म का, और जर्नलिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं अब उन्होंने खुद इसमें देखना है किसके अंदर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, किसके अंदर बोलने की सलाहियतें अच्छी हैं, किसके अंदर कुछ परफॉर्म करने की सलाहियतें अच्छी हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि जब आप आइडेंटिफाई कर, सम टाइम मैंने देखा है कि जर्नलिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं आप उनकी वॉइस इतनी अच्छी है, वॉइस की बेस पे जो है वो अच्छे लेवल पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो स्टिल मीडिया के स्टूडेंट्स जो हैं या मीडिया की डिग्री के लिए जो आना चाह रहे हैं, आजकल लोग ये भी कहते हुए सुना गया है कि इसका फ्यूचर जो है वो शायद कुछ इस किस्म का है कि अब हर बंदा के पास मोबाइल आ गया है और हर बंदा तो सहाफ़ी बन गया है, हर बंदे को जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है। जब आप एक टेक्निकल और ये स्किल रिलेटेड सारी एजुकेशन है और इसके जब आप प्रोसेस में से गुजर के जब आप निकलते हैं तो आप एक क्वालिटी जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो आप अपने जो है वो इस फील्ड के अंदर अपनी जो स्किल्स हैं उनको अच्छे लेवल पे आप डेवलप करें। बेशक कैमरा चलाना है, बेशक माइक के ऊपर बोलना है, बहुत सारे एरियाज हैं इसके अंदर आप समझते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको अपनी एफर्ट्स करके और अच्छी तरीके से मेहनत करके और स्किल्स की अगर आप मार्केट में आएंगे तो आप इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी से जो है वो आप रूल करेंगे फील्ड के अंदर जाके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ईमान आपसे अगला सवाल करेंगे, उससे पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। कारी इनामुल हक हमें रावलपिंडी से सुन रहे हैं, शफीक हुसैन और उनकी पूरी टीम सुहान इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में वो शामिल हुए। फरा साहिबा हमें अटक से सुन रही हैं और उनके गांव का नाम है काक चौधरियों। रुखसाना आबिद साहिबा सुन रही हैं फंदी कॉलोनी से। सलीम राजा बारा कहू से सुन रहे हैं और मरी में भी हमें सुना जा रहा है। मापारा हमें मरी में सुन रही हैं और उन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के हवाले से बात की। और इसी सिलसिले में ईमान डॉक्टर साहब आपसे अगला सवाल करेंगे। जी तो डॉक्टर साहब हमारे सामीन के लिए बताइएगा कि इंसानी हकूक का तस्वुर क्या है और वो कौन से बुनियादी हकूक हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। देखिए ह्यूमन राइट्स जो हैं वो अब तो यूएन लेवल पे भी डिक्लेयर हुए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो है वो आपके तालीम है, आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी सेहत है, जो इस किस्म के राइट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और फर्दर जो है प्रोविंशियल लेवल पे कुछ सब्जेक्ट्स जो चले गए हैं उसके अंदर भी उसको बड़ा क्लियरली जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये कुछ राइट्स हैं और ये बेसिक राइट्स हैं और इन राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट लेवल पे एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जो है उनको
डिफेंड करना और इस लेवल तक जो है उसको लेके जाना. अब उसमें ह्यूमन राइट्स में मेल्स के भी राइट्स हैं, वुमेन्स के भी राइट्स हैं, चाइल्ड के भी राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं वो आपके उनके भी राइट्स हैं. तो इस किस्म के जो राइट्स हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुए हुए हैं और बेशक वो आपकी सेहत से रिलेटेड है, बेशक वो आपकी तालीम से रिलेटेड है, बेशक वो आपके तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड है, और इस किस्म के जो है वो राइट्स जो है वो है. और बिल्कुल ये इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं और स्टेट लेवल्स पे इस तरह के बताए जाते हैं. देखें, सम टाइम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो फिर इस चीज़ पे नहीं हो पाते. जैसा कि हम ह्यूमन राइट्स के अंदर माइनॉरिटीज़ राइट्स की बात कर लें तो यहाँ बड़ा क्लियर है कि उनके राइट्स के मुताबिक वो अपनी जितनी भी रिलीजियस उनकी मजहबी एंगेजमेंट्स हैं या उनकी जो मजहबी लेवल पे जितनी भी फ़राइज़ हैं वो अपने फ्रीली उसको अंजाम दे सकते हैं. और इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके राइट्स के ऊपर भी किया जाता है. और स्टिल जो है इस तरह वुमेन्स राइट्स के ऊपर है कि सम टाइम वर्किंग एनवायरनमेंट्स के अंदर जो है वो एक बाउंड्री लाइन ड्रा कर दी जाती है. उस बाउंड्री के अंदर रह के जो है वो हर बंदा जो है अपनी फ्रीली और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर सकता है. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, बड़े ही नामवर शायर और एक दानिश्वर की हैसियत रखते हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड हालिद मुस्तफ़ा साहब. वो खुसूसी तौर पे डॉक्टर साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं, टीवी पे आपके शो सुनते हैं और माशाल्लाह जब बात करते हैं इंसानी हकूक़ की और आप चूँकि एक्सपर्ट हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, तो जो आपका इसमें कंट्रीब्यूशन है वो काबिल दीद है. और साथ ही उन्होंने ईमान को भी, इसकी कंपेयरिंग को भी सराहा है. तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ये गीत सुनेंगे, फिर मुड़ के आएंगे वापस. सुनते रहिएगा एफएम पंजाब रंग. जी एक दफ़ा फिर से आप सब सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं. इस वक्त पेश किया जा रहा है प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम. बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, नामवर सहाफ़ी और एफएम पंजाब रंग के ब्रॉडकास्टर चौधरी मुश्ताक हमें बहरिया एनक्लेव से सुन रहे हैं और उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया और उन्होंने कहा कि जो कलाम आपने सुनाया है नईम हज़ारवी की आवाज़ में, माँ का कलाम, वो उसने मेरे दिल को छू लिया है और मैं अपनी कैफियत नहीं बता सकता. और उन्होंने पैगाम दिया है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और इससे पहले कि वो देर हो जाए और उनकी ज़िंदगियों को रोशन करना चाहिए, ना कि उनके जाने के बाद हम उनको याद करें. बहुत शुक्रिया चौधरी मुश्ताक साहब. मिसेस सईद मलिक साहब हमें सुन रही हैं लालाजार रावलपिंडी से, आपका बहुत शुक्रिया. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. गुजारिश करूंगा ईमान से कि डॉक्टर साहब से अगला सवाल करें. तो जी डॉक्टर साहब, आप माहिर चाइल्ड प्रोटेक्शन हैं, तो हमारे सामीन के लिए बताइएगा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. जी बिल्कुल, ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपकी तकरीबन जो है वो 50% पॉपुलेशन पाकिस्तान की बच्चे हैं और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ बच्चों की तादाद जो है वो इतने बड़े नंबर्स में मौजूद है. जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आपकी ऑलमोस्ट 0.5% पॉपुलेशन जो है वो अगर बच्चे हैं, तो इट मीन कि हमारे पास जो है वो इस किस्म की पॉलिसीज़ और इस किस्म की लेजिस्लेशंस और इस किस्म के कवानीन मौजूद होनी चाहिए जिसमें रियल में जो है वो हम बच्चों की जो है वो प्रोटेक्शन और बच्चों के हकूक़ और बच्चों की बेटरमेंट के लिए जो है वो हम काम कर सकें. जिस तरह के मैंने बताया कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है 25A जो है वो जो कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है आपके 16 साल के बच्चों के लिए. इसी तरह का आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का कि उनकी सेहत जो है और बुनियादी जो है वो उनका हक है. लेकिन इसके बावजूद जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप देखें कि जब हमारे यहाँ बर्थ से पहले जिस किस्म की जो है वो बच्चों को या माँ को जिस किस्म की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, किस तरह उसका ख्याल रखना, या जिस किस्म की भी जो है फैसिलिटीज़ या मेडिसिन्स लेवल पे या उस लेवल पे टेस्ट से लेके हेल्थ रिलेटेड जितनी भी उसकी नीड्स हैं, क्या हमारी सोसाइटी में उस लेवल पे उसको मीट किया जा सकता है. अगर मीट नहीं किया जा सकता तो एक उसमें देखें तो तकरीबन 40% जो बच्चे आपके जब वो उनकी बर्थ होती है तो वो ज़हनी तौर पे उस लेवल पे नहीं होते, उतने तवाना नहीं होते जिसने लेवल पे उनको होना चाहिए. तो इट मीन कि एक तो 60-40% जो आपकी पॉपुलेशन आने वाले जो बच्चे हैं वो तो दुनिया से इस लिहाज से जो है पीछे रह गए ना. दूसरी चीज आप देखें तो
हमारे यहाँ उनके प्रोटेक्शंस के इश्यूज जो बुनियादी हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसमें देखा जाए तो एक जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है, जब एक बच्चा जब उसकी बर्थ होती है तो उसका एक बुनियादी हक है कि उसकी किसी जगह रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब उसका क्या फायदा होता है, जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उससे जो उसकी जितनी भी बुनियादी वैक्सीनेशन है, पोलियो है, उससे रिलेटेड वो आपके सिस्टम के डाटे में आ जाता है, और वो जितनी भी बुनियादी 8 हफ्ते की है, 4 हफ्ते की है, 16 हफ्ते की है, 32 वीक के बाद की जो है वो वैक्सीनेशन प्रॉपर उसको मिलना शुरू हो जाती है। इट मीन कि उसको जो एक हेल्थ से रिलेटेड वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वो मिल जाती है। बर्थ रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से दूसरा स्टेप जो है, जब वो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, हम जब प्रैक्टिकली काम करते हैं, कम्युनिटीज़ में जाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनमें से उनकी मेन वजह क्या है, बहुत से पेरेंट्स के अपने शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनके पेरेंट्स के आगे से शनाख्ती कार्ड नहीं थे। तो अब जब एक बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं बनेगा तो जब वो 5 साल का हो जाएगा, वो स्कूल में जाएगा तो स्कूल की इनरोलमेंट के लिए तो सबसे पहले आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन चाहिए। बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो पेरेंट्स अवॉइड करेंगे कि बच्चे को हम स्कूल में लेके आएँ। स्कूल में वो जब नहीं जाएगा तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म की आप देखें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं, हमने पास में भी देखा कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स, इवन हम जब जाते हैं जुवेनाइल्स, हम मुख्तलिफ लेवल पे काम करते हैं, जेलों में जाके बच्चों को लीगल एड वगैरह देते हैं और उनके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन के भी हमने सेटअप बनाए हुए। तो वहाँ जाके जब हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं तो मोस्टली वो किस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता, उनको कोई पैकेट या कोई बैग पकड़ा दिया जाता है कि बेटा इस जगह से उस जगह तक आपने इसको मूव करना है, उसके अंदर क्या है उनको इस चीज़ का पता नहीं है। ड्रग्स की वो एक जगह से दूसरी जगह लेन देन में भी हमने देखा, मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स में भी जो है वो हमने उनकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी देखी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम हमारे यहाँ बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, जो उनकी बेसिक हेल्थ की जो नीड्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने रेटिफाई की हुई हैं और हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं, उसको अगर देखें तो हमारे यहाँ तकरीबन जो है WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हमारे यहाँ 5% जो है वो आपकी GDP का कम से कम हेल्थ सेक्टर को जो है वो एलोकेट होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो आप देखें कि लेस दैन जो है 1%, 1.5%, 2% से भी लेस जो है हम ओवरऑल अपने हेल्थ सिस्टम को जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। तो इट मीन के मोस्टली जो आपके एजड लोग हैं या इस किस्म के जितने भी लोग हैं, वो जो बजट एक एलोकेट हुआ है वो ज़्यादातर बजट जो है वो उनसे रिलेटेड बीमारियों पे चला जाता है। तो आपके जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो हेल्थ की एलोकेशंस हैं वो उसके ऊपर जो है उस तरह खर्च नहीं हो पाती, जिससे उनको सेहत के जो फैसिलिटीज़ के जो है वो चैलेंजेस काफ़ी लेवल पे दरकार हैं। आपको पता है कि मौसम से लेके जितनी भी कोई इस किस्म की जो है वो जब अफेक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों की हेल्थ को सबसे पहले वो अफेक्ट करती हैं, उनको टारगेट करती हैं। तो हमारे यहाँ को इस किस्म का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग एलोकेशन और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इस लेवल पे होनी चाहिए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि बच्चे जो हैं, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ओवरऑल, उसके अंदर थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं स्टेट लेवल पे। कैसे इग्नोर हो जाते हैं? एक बच्चा जो है उसका CNIC बनता है 18 साल की उम्र में, तो इट मीन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडरशिप ने अगर पाकिस्तान के फ्यूचर को रियल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो चाइल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ चाइल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट का इतना कल्चर नहीं है। क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें आती हैं जी 4-5 साल के लिए, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें जो 3-4 साल बाद लोगों की नज़रों में नज़र आना शुरू हो जाएं। इस किस्म की चीज़ें चलाई जाती हैं जिससे उनकी विजिबिलिटी, उनकी मशहूरी वगैरह तशहीर भी हो। अगर एक बच्चे के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए आपको कम से कम 20 ईयर्स की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी 20 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर जाके ये बच्चे जो हैं, इनकी जो आपको रिजल्ट्स हैं या आपको आउटकम्स निकलना शुरू होंगे। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि क्योंकि बच्चे जो हैं इनके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं है उस लेवल पे, क्योंकि ये वोट नहीं कर पाते 18 साल की उम्र तक,
तो पॉलिसी लेवल पे भी जो है ये बच्चे जो है ये इग्नोर हो जाते हैं, और हमारी काविशों की वजह से हम इस किस्म के एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम चाइल्ड पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। आल्दो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे यूएनसीआरसी की भी कमिटमेंट्स हैं, उसके अंदर भी एक आर्टिकल है कि चाइल्ड पार्टिसिपेशन जो है उसको इंश्योर किया जाए, जिसके राइट्स के लिए, जिसके बेटरमेंट के लिए जो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उनकी भी उसमें इनपुट्स ली जाएं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन ऑन जो है इस पे चाइल्ड राइट्स बनाया है, उसमें 2 मेंबर्स जो हैं वो बच्चे भी रखे हैं। बच्चे भी उसके अंदर इनपुट्स देते हैं कि किस लेवल पे पॉलिसी चेंज के ऊपर और किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो बच्चों को फेस हो रहे हैं, उसके ऊपर फिर पॉलिसी लेवल पे काम हो रहा होता है जी, और इम्प्लीमेंटेशंस में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, जिना पाक से एक दफ़ा फिर हमें खालिद मुस्तफ़ा साहब उन्होंने मैसेज किया है और आपकी गुफ्तगू को पसंद किया है, साथ ही उन्होंने ईमान की तारीफ़ की है और प्रोग्राम की तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। और नामवर शायर पंजाबी सेवक इत्तफाक भट्ट साहब भी हमें सुन रहे हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम की तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया जी कर्नल रिटायर्ड खालिद मुस्तफ़ा साहब का, हम भी उनको सुनते रहते हैं और स्पेशली उनकी अप्रिसिएशन जो है वो हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। उनकी मोहब्बतों का, उनके पैगामात का इंतहाई शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं कि बच्चों को बहुत सारे ख़तरात अमूमन लाहक होते हैं, तो इन खतरात की आप ज़रा हमारे सुनने वालों के लिए बताइएगा कौन सी अक़साम है, नीज़ ये भी बताइएगा कि किन तरीक़ों से हम बच्चों को इन खतरात से महफूज रख सकते हैं। देखें, आजकल तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चों को हमारी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में और सबसे ज़्यादा पेनफुल जो चीज़ है तो वो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के केसेस जो हैं, वो एक गैर सरकारी तंजीम के अदाद शुमार के मुताबिक पर डे तकरीबन जो है वो 10 से 12 केसेस रिपोर्ट होते हैं। वो केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, अब देखें कि 5, 7, 8 साल, 10 साल के बच्चों के साथ क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा जो है, इसका कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट इतने होते हैं, इसका मतलब ये है कि इससे कई गुना ज़्यादा तादाद है इन केसेस की। ना आप बच्चे को अकेला घर छोड़ सकते हैं हमारी सोसाइटी में, ना बच्चे को आप अकेला पार्क में खेलने के लिए छोड़ सकते हैं, ना बच्चा बेचारा अकेला, बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि स्कूल वैन्स के साथ स्कूल्स के अंदर बाहर मार्केट तक जाते हुए भी बच्चे के जो है वो इस लेवल पे घर के अंदर छोड़ के जाते हैं, तो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी बच्चे को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो है वो शिकार बना देते हैं। उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों की जो है वो जान भी चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे जो स्पेशली प्रोटेक्शन लेवल पे जो हम ये वाला एक एनवायरनमेंट जो हमारी कम्युनिटी के अंदर बना हुआ है, ये तो एक दरिंदगी की आप देखें कि सबसे एक बुरी किस्म है कि आप अपनी एक सेक्सुअल नीड के लिए आप 5, 6, 7 साल के बच्चे के साथ आप इस किस्म का रेप करते हैं और उसके बाद उसकी मेजॉरिटी में ऐसे होता है जी, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और अपनी थोड़ी सी तस्कीन के लिए, और दूसरी इसमें चीज़ देखें तो बहुत सारी जो इसमें से जो केसेस 12-14 साल की उम्र के बच्चे जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, उसके बाद उनकी साइकोलॉजिकली क्या सिचुएशन होगी। और हमारे यहाँ कम्युनिटी के अंदर एक ये भी है कि इस किस्म के केसेस जो हैं जब किसी जगह हो जाते हैं तो उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, उसको हमारे यहाँ छुपाने का रुझान है कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, सोसाइटी में ये बात फैल जाएगी तो क्या है। उससे क्या होता है, इस किस्म के जराइम कम नहीं होते बल्कि इस किस्म के जराइम जो है वो मजीद बढ़ते हैं। आल्दो पाकिस्तान के यहाँ कुछ मैकेनिज्म भी ऐसे हैं प्रोसिक्यूशंस के, आप सिस्टम को देख लें, कुछ इक्का दुक्का केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट होने के बाद वो उस लेवल तक उनके ऊपर सजाओ जुजाओ के ऊपर अमल हुआ। कुछ इंसिडेंट्स जिस तरह के आपको पता है कि कसूर के इंसिडेंट्स इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट हुए, उसके ऊपर फिर हमारी सोसाइटी ने आवाज़ उठाई और उसके ऊपर स्ट्रांगली लेजिस्लेशंस हुई और उसके ऊपर जिसने ये इस जुर्म में मुलव्वस जो लोग पाए गए उनके ऊपर सजाओ जुजाओ का भी फैसला हुआ। लेकिन उसके बाद क्या है, बहुत सारे केसेस रावलपिंडी में भी रिपोर्ट हुए और बाद में पता चलता है कि जी हम मुख्तलिफ लेवल पे जाके जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस के अंदर जो है कुछ गैप्स रह गए, वो लोग जो हैं दोबारा फिर छूट जाते हैं और दोबारा फिर आके कम्युनिटी के अंदर आके जो है वो इस किस्म की दरिंदगी फैला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडिविजुअली और हमें सबको आपस में इस पे मिल के ये घर के माहौल से लेके कम्युनिटी लेवल से लेके कम से कम हम अपने बच्चों को जो है वो एक इस किस्म का
صاف اور اس قسم کا جو ہے وہ سیف انوائرمنٹ دیں. بے شک وہ ہم اپنے 2-4 گلیوں سے شروع کریں جس میں وہ کھیل بھی سکیں, جس میں وہ ایک فریلی جو ہے وہ تھوڑا سا سانس بھی لے سکیں, اور اس قسم کا انوائرمنٹ دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹیٹ اور سب لیول پہ ہے. ہمیں بھی اپنے لیول پہ جو ہے اس کے اوپر ایفرٹس کر کے جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوگا اسپیشلی. تو جی ڈاکٹر صاحب, اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی صحیح عمر کیا ہے؟ دیکھیں, جو ہماری کانسٹیٹیوشنل لیول پہ جو کمٹمنٹ ہے کہ 5 to 16 ایئرس تک جو ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے, یہ تو آلموسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. بالکل 5 سال کی جو عمر ہے وہ ایک آئیڈیل ہے. دوسرا, ایجوکیشن کے اندر بہت سارے آپ کے پروٹیکشن کے مسائل, جب بچہ ایک اسکول کے اندر انرول ہو جاتا ہے نا, بہت سارے اس کے پروٹیکشن کے مسائل وہاں ریزالو ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کا بے فارم بھی بن جاتا ہے. جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس ایج کے اوپر جو ریکوائرڈ اس کی ویکسینیشن ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے. پھر جو ایک کیمپینز جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ چلتی ہیں, جیسے پولیو ہو گیا, جیسے بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے اوپر جو ہے میڈیسنز یا اس قسم کی ویکسینیشنز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بھی بچے اویل کر رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو بچوں کے ساتھ ملنے ملانے کا بھی ایک جو ہے وہاں ایک گیدرنگ بھی ان کی ہوتی ہے, اور یونیفارم سے لے کے صبح سے لے کے صفائی, اور ان کے کچھ بڑی بات یہ ہے کہ جب بچے اسکول کی سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی اپنے اپنے جو ہے وہ ایک گولز اور اپنے آبجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں کہ کل کو جو ہے وہ میں نے اس لیول پہ جا کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ایک پیٹریوٹزم جو ہے, ملک کے ساتھ محبت ہے, کچھ بننے کی جو ان کی ایک اپنے اندر ایک پیشن ہوتا ہے, وہاں سے ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کو سکولز کے اندر جو ہے ان کو جس طرح ڈیبیٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, ان کو سکول کے اندر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر سکولز کے اندر جو ہے جو ایونٹس ہوتے ہیں, ڈیز ہوتے ہیں, ان کو بھی سیلیبریٹ کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے. ایون بہت سے اسکولوں میں ایسا ہے کہ انہوں نے نیوٹریشن ریلیٹڈ جو اپنے ایکسپرٹس رکھے ہوتے ہیں, سائیکولوجیکلی جن بچوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی اس لیول پہ ہیلپ مل رہی ہوتی ہے, تو ان کو ریئل میں ایک منزل, ایک ڈائریکشنز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں کہ وہ بالکل کل کو فیوچر میں انہوں نے کیا بننا ہے اور اس ملک کے لیے کل کو وہ کس لیول پہ جا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے کیسز جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی پروٹیکشن چائلڈ, جس طرح میں نے سیکشل ابیوز کی بات کی, ان کی ہیلتھ کی میں نے بات کی, ان کی ایجوکیشن لیول پہ جو میں نے ان سے جو ہے بات کی. اور بڑی بات یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے چائلڈ لیبر سے بھی وہ بچ جاتا ہے. بہت ساری مثال کے طور پہ جو گھروں میں باہر جو ہے وہ ان سے مشقت لی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنی اس ایج سے, اور اسپیشلی وہ اپنی چائلڈہڈ کا جو ایک ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. حدیجہ عابد نے میسج کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے. جنت صاحبہ بھی ہمیں سن رہی ہیں اور لوگوں نے سوالات بھی بھیجے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر میں جا کے آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. کہوٹا میں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے. طارق محمود صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ جو ڈسیبل افراد ہیں اس معاشرے کے, ان کے حقوق کے حوالے سے کیا کسی سطح پہ کوئی ایفرٹس, کوئی کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک گیت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے ابھی 99.4 ٹیون ان کیا ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر حلیل احمد ڈوگر صاحب. آپ سماجی کارکن ہیں, ماہر چائلڈ پروٹیکشن ہیں. یہ گیت سنیے, پھر مڑ کے آتے ہیں واپس. سنتے رہیں FM پنجاب رنگ. جی آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر حلیل احمد ڈوگر. آپ سوشل ورکر ہیں, ایکسپرٹ ہیں چائلڈ پروٹیکشن. اور ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, فیس بک پہ بھی ہمیں سنا جا رہا ہے. لیا سے ہمیں نذیر احمد صاحب سن رہے ہیں اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. اور طارق محمود صاحب ہمیں کہوٹا سے سن رہے ہیں, بلکہ ان کا ایک سوال بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا ایمان سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال پوچھیں.
تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ بچوں کی صحیح خطوط پر تعلیم اور تربیت اور کردار سازی میں اساتذہ اور والدین کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ کہ بالکل، اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی جو ہے کسی بھی بچے کی جو ہے کردار سازی سے لے کے اس کی جتنی بھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، سب سے پہلا مین رول تو اس کی والدہ کا ہوتا ہے. پھر ظاہری بات ہے بچے جو ہیں وہ موسٹلی بچے جو ہیں وہ اپنے فادر کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ان کا مثالی شخصیت ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی فیملی کے اندر جو اگر بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، بچے جو چھوٹے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے اگر دیکھیں تو آلریڈی جب بچہ کسی لیول پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کے اندر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، تو وہ آلریڈی جو ہے وہ جب 5 6 7 سال کی عمر میں جب اسکول میں وہ انرولڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مائنڈ میں کافی لیول پہ کلیئر ہو چکی ہوتی ہیں. اس میں ایک میں بات کہوں گا کہ ایک دن نا ویسے ہی میں اپنی بیٹی کے ساتھ باہر جا رہا تھا تو ایک بچہ اپنے بڑا جو تھا بچے کے ساتھ جو ہے وہ سخت لہجے میں بات کر رہا تھا. مارکیٹ کی بات ہے. تو میری بیٹی نے چھوٹی کلاس میں بھی پڑھتی ہے تو وہ مجھے اس بیٹی نے کہا کہ بابا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بچہ چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو یہ میری بیٹی نے مطلب اس لیول پہ مجھے بتایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلام کی اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے یہ ایک دین کا بھی حصہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار سے آپ پیش آئیں. دوسرا، جس طرح گھر کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اسپیشلی آج کل کے انوائرمنٹ میں آپ اپنے بچوں کی اس لیول پہ کاؤنسلنگ کریں اور ان کے ساتھ فرینڈلی رہیں اور ان کی اس لیول پہ کاؤنسلنگ کریں. میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں کہ بچہ اگر آپ سے کوئی کسی قسم کا کوشچن کر رہا ہے، کوئی آپ سے کسی چیز کے اوپر آرگو کر رہا ہے، آپ پلیز اس کو اپریشیٹ کریں. کم از کم جو اس کے اندر ہے فیلنگز ہیں وہ آپ سے شیئر تو کر رہا ہے کہ اس کو کیا لائک ہے، کس کو وہ ناپسند کرتا ہے، وہ اپنی چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہے. جب آپ اس کو آگے سے چپ کرا دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، تو اٹ مین کہ اس کی ایک بہت ساری بڑی صلاحیت جو کوشچن ریز کرنے کی ہے، جو بات کرنے کی ہے، آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ کل کو اسکول میں جا کے کل کو بہت سارے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ، اس قسم کی چیزیں جب وہ اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ والی چیزیں آپ سے نہیں شیئر کر سکتے. اب میرے بچے جو ہیں وہ اس لیول پہ سینسٹائز ہیں. میں مطلب ان کو بتایا ہے کہ یہ جو اسموکنگ ہے نا یہ ایک بری عادت ہے اور اس سے آپ کی ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کو ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کو بیماریاں لگ سکتے ہیں. اب میرے بچے فیملی میں کسی بھی جگہ کسی لیول پہ بھی جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہے کہ اسموکنگ جو ہے ایک اچھی عادت نہیں ہے. اسموکنگ والے کے پاس بھی کھڑے ہونے سے، سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ سے بھی آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مین کہ جب آپ اپنے بچوں کو، وہ تو ایک آپ سمجھ لیں بلینک شیٹ ہے نا، اس کے اوپر کیا آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں وہ گھر سے وہ شروع ہوتا ہے. بہت سارے گھر میں اس قسم کا انوائرمنٹ بھی ہے، ان کی اوپینین کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کی جو خواہشیں ہیں جس لیول پہ جو بھی پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے سے کنوینس کر لیتے ہیں. تو اس قسم کا جب ایک فرینڈلی انوائرمنٹ آپ بنا لیتے ہیں اور ان کو آپ آرگومنٹس کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے آپ ان کو اسپیشلی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چینج. دوسری چیز، جب بچہ گھر سے آگے اسکول والی سائڈ پہ جاتا ہے تو میں آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کے ٹیچر کو اور گھر کے جو اس کی والدہ ہے یا اس کا والد ہے ان کے درمیان بھی ایک اچھا جو ہے وہ کنیکشن بلڈ ہونا چاہیے. جو ایک عمل جو پیرنٹس کے پاس ایک بچے کی کاؤنسلنگ کے اندر کچھ نہ کچھ گیپس رہ گئے ہیں، اگر وہ اسکول میں جا کے کچھ اس قسم کی چیزیں نئی لرن کر رہا ہے یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز کی ضرورت ہے، تو ٹیچر اور جو ہے وہ پیرنٹس آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اچھے لیول پہ جو ہے وہ بچے کی بہتری کے لیے، مین ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ ایک بچے کو کس طرح جو ہے وہ ایک اچھا شہری بنانا ہے اور ایک کس طرح اس کی گروتھ کے درمیان جو ہے اس کی کردار کو کس طرح اچھا بنانا ہے. دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں بچوں کو جو ہے اچھی مثالیں اور بری مثالیں دے کے جو ہے
ان کے ساتھ آج کل ہمارے گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے جی، 9 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے. پیرنٹس کیا سمجھتے ہیں کہ موبائل کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے سے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ لگا رہتا ہے، موبائل کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پرسنالٹی کے اوپر یہ کافی زیادہ جو ہے وہ بری طرح یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں بے شک آج کل مصروفیات بہت زیادہ ہے پیرنٹس کی بھی، ہمیں کم از کم جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر ٹائم کو بھی انویسٹ کرنا چاہیے. جتنا ٹائم کی ہم ان کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ ہماری اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی چیز کو اگر فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو وہ بڑا اچھے طریقے سے وہ آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اسکول کے ٹیچرز، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جی وہ کافی زیادہ شائع ہوتے ہیں، لیکن جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کانفیڈنس دیتے ہیں، ان کو اسٹیج پہ لے کے آتے ہیں اور ان کو بولنے کے لیے، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کو کافی جو ہے ان کی پرسنالٹی بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. جی میم. تو جی ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں بے سہارا، بھکاری، لاوارث، گھر سے بھاگے یا جنسی استحصال کے شکار بچوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اس وقت جس طرح میں نے بتایا کہ رپورٹس کے مطابق تو 10 سے 12 کیسز جو ہیں وہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ 26 ملین بچے آپ کے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ دیکھیں تو یہ ساؤتھ ایشیا میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. اتنی بڑی تعداد، مور دین جو ہے وہ 40% آپ کے جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اس میں سے بھی زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسٹریٹ چلڈرن جو ہے وہ اس قسم کی میں انوالو ہیں. اور وہ اسٹریٹ چلڈرن جو بچے ہیں وہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو بچے ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک ورک میں ہم نے ایک سٹڈی کروائی اسلام آباد لیول پہ، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر چوتھے گھر میں ایک ڈومیسٹک ورکر جو ہے وہ کسی نہ کسی انوالو تھا. تو بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں جو ہے وہ بچے چائلڈ لیبر میں بھی انوالو ہیں، ڈومیسٹک ورک میں بھی انوالو ہیں، اسٹریٹ چلڈرن میں بھی انوالو ہیں، کیونکہ وہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. جب بچے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں اس میں ان کا بھی بڑا رول ہے. اسپیشلی آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں آفات آتی ہیں، کووڈ آیا، ڈراپ آؤٹ ہو گئے بچے. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں، سندھ والی سائڈ پہ پچھلے دنوں سیلاب آیا، اس کی وجہ سے بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے. پھر ہمارے ہاں کچھ کلچرل ایشوز ہیں کہ بچیاں جب پرائمری کر لیتی ہیں اس کے بعد وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. سکولز کے ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے وہ بھی بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک پرائمری سے مڈل سے ہائی لیول پہ بھی جب اس طرح بچے جاتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہرمین راجہ صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ ریئلی انجوائڈ یور پروگرام اینڈ پے مائی سلام ٹو آنریبل گیسٹ خلیل احمد ڈوگر صاحب. بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں. میری جاوید ہمیں سن رہی ہیں، انہوں نے پروگرام کی تعریف کی. سمت شاہ بھی پروگرام کا حصہ بنے، آپ سب کا بہت شکریہ. جی ایمان. تو جی ڈاکٹر صاحب، بچوں کو ابیوز کرنے سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور ابیوز کی اقسام میں ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، سیکسول ابیوز اور نیگلیکٹ جیسی بدمعاشی وغیرہ شامل ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل. جب ایک بچہ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا جب کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر اس کی چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کا انسیڈنٹ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنے والی پوری جو زندگی ہے اس پوری زندگی میں ان کے اوپر جو ہے یہ کافی زیادہ اس کی پرسنالٹی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک قصور والی سائڈ پہ جب ہم نے ایک یہ کیسز رپورٹ ہوئے تو اس جو ایک مجرم تھا اس بندے سے جب پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے کہا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے ساتھ بھی چائلڈ سیکشل ابیوز ہوا تھا. تو اٹ مین کہ اس میں جب اس کے ساتھ ہوا تو اس نے کہا کہ اس چیز کا جو ہے وہ میرے ذہن کے اوپر سٹل، اس نے بتایا کہ جہاں میں کام کرتا تھا میرے ساتھ اس قسم کا ابیوز ہوا تو وہ میرے دماغ کے اوپر سٹل آج تک جو ہے وہ نقش ہے نا، وہ چیز قائم ہے. تو اس نے اسی وجہ سے اس نے آگے اس چیز کو کیا. اسی طرح جب آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہے ایموشنل کسی کو اگر آپ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل بچے تو بہت ہی ایک حساس نوعیت کے ہوتے ہیں.
बड़े सेंसिटिव से होते हैं, उनके साथ अगर आप लाउडली भी बोलते हैं किसी चीज के ऊपर तो वो मुरझा जाते हैं, फूल की तरह होते हैं ना जी। तो जब वो मुरझा जाते हैं तो इट मीन कि आप देखें उनकी वो बैडली जो है वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो चीजें रूठे रूठे रहना बाज बच्चों में देखा गया है। बाज बच्चों पे हम देखते हैं कि वो उलझे उलझी सी बातें करते हैं, छोटी छोटी बात पे बाज बच्चे रोते हैं। बाज बच्चे हमने इस किस्म की जब चीजें देखी तो उसके अंदर ये भी हमें पता चला कि खाने पीने में भी बाज जो है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स और उनकी बॉडी से लेके हर चीज के ऊपर जो है ये बैडली जो है ये आपका जो अब्यूज है किसी भी किस्म का उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। तो हमें बिल्कुल अपनी कम्युनिटी में ये देखना चाहिए तो बच्चा जो है बिल्कुल एक फूल की तरह है। हमें अपने तौर पे जिस लेवल पे हम उसकी प्रोटेक्शन से लेके जितना भी हम उसके लिए रोल प्ले देखें, अगर आप रास्ते में गुजर रहे हैं, किसी का कोई भी बच्चा आप मार्केट में गए हैं आपके पास से गुजरा है, अब प्यार से कुछ छोटी मोटी अगर आप उससे बात कर लें तो आप देखें कि उसकी जो है वो फीलिंग्स, उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। तो इस किस्म की चीजें जो है वो हम इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें मिलके सबको इस लेवल पे जो है ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि जो बच्चे हैं, देखें हम आज भी जब अपने चाइल्डहुड की बातें हैं उसको हम बताते हैं तो हम बड़ा फखर से बता रहे होते हैं कि हमने बचपन में ये किया था, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में ये होता था। तो आज तो देखें स्टिल शहरों की वजह से हमारे यहाँ इतने प्लेग्राउंड्स नहीं है, हमारे यहाँ उस लेवल की बच्चों को जिस तरह हम देहातों में हमारी परवरिश हुई है, खुली खुली जगह होती थी, फ्रेंड्स होते थे, इस किस्म की हमारी तो एक्टिविटीज होती थी। हमें यहाँ भी देखना है कि हमें किस किस्म की जो है वो बच्चों के लिए हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं हमेशा इनकरेज करता हूं और जाता हूं जाके कहता हूं कि एक बच्चे ने और हम ये दूर से कहना शुरू कर देते हैं कि आपके ये नंबर इतने % आए हैं, ये बड़े आपके नंबर कम हैं, हम उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। हम थोड़ा सा उसके साथ बैठते नहीं हैं। पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी हमें इस लेवल पे बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि समझना चाहिए कि उसकी किस लेवल पे उसको चैलेंज हैं, उन चैलेंजेस को हमें कम करना चाहिए जिससे जो है यकीनन जो है वो उसकी बेहतरी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हलील अहमद डोगर साहब और गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। हम डॉक्टर साहब से इम्तियाजी सलूक के बारे में पूछेंगे और सोशल मीडिया का दौर है। डॉक्टर साहब ने स्क्रीन टाइम का जिक्र किया, ये भी हम पूछेंगे कि कैसे हम बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं या कौन सी एहतियाती तदाबीर लेनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब से हम कम उम्री की शादियों के बारे में भी पूछेंगे कि इसके क्या नुकसान हैं। आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और गीत हम सुनते हैं अताउल्ला की आवाज में, फिर मुड़ के आएंगे वापस। सुनते रहिएगा FM पंजाब रंग। जी, आप अताउल्ला की आवाज में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हलील अहमद डोगर साहब। आप समाजी कारकुन हैं, माहिर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के, और डॉक्टर साहब की शख्सियत और फन के कई हवाले हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बड़ी तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। काजिम रजा साहब बड़ी माम से हमें सुन रहे हैं और आपने प्रोग्राम को पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूंगा ईमान से कि डॉक्टर साहब से अगला सवाल करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपने बच्चों में बेतहाशा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल को कैसे देखते हैं? नीज ये भी बताइएगा कि किस उम्र में बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखें, एक तो अगर आप जो हमारे बच्चे हैं सोशल मीडिया पे भी अगर आप चले जाएं तो प्रॉपर जो कंटेंट होना चाहिए ना बच्चों के लिए, जो जिससे उनकी जो है वो ग्रूमिंग हो सकती है, जिससे वो कुछ लर्न कर सकते हैं, वो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ को उस किस्म का इतना कंटेंट नहीं है। दूसरी चीज सोशल मीडिया में जिस तरह के आप, क्योंकि खुद मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि सोशल मीडिया का कंटेंट जो है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी होता है जिसको जो है वो वेरीफाई करके चलाना या इस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर मिस इंफॉर्मेशन भी आ जाती है बहुत सारी। और ऐसा कोई कंटेंट जब उसमें, अब मैंने मतलब जब बच्चों से मिलता हूं और उनसे मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे वो किस किस्म का कंटेंट वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो अमूमन मुझे बता रहे होते हैं कि उनकी उसके बाद क्या फीलिंग्स होती हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशात भर चुकी होती हैं जी। वो एक लाइफस्टाइल है, उसको देखते हैं,
उस लाइफ स्टाइल को फिर वो अडॉप्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ देखा गया है कि बच्चे जो हैं फिर वो शॉर्टकट और इस किस्म की चीज़ों की साइड पे चले जाते हैं। बिल्कुल आप जो है मीडियम कभी भी हमेशा जो है वो मीडियम बुरा नहीं होता, हम उसका किस लेवल पे यूज कर रहे होते हैं उस मीडियम के यूज के ऊपर बात की जा सकती है। अब कंटेंट जो है बच्चों के लिए स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप चले जाएं तो बच्चे जो हैं स्टार्ट में जो उनको लर्निंग्स वगैरह जब दी जाती है तो उन्होंने उस किस्म के लेक्चर्स वगैरह जो है वो उन बच्चों के लिए उन्होंने डिजाइन किए होते हैं और सम टाइम जो है वो उनको वो प्रैक्टिकली तौर पे और सम टाइम स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में जो है वो बच्चों को वो दिखा रहे होते हैं। अब जब आप एजुकेशनल पर्पस के लिए इस किस्म के जो उनके सिलेबस के साथ वो चीजें लिंक कर रही होती हैं, उन बच्चों को जब आप उस किस्म का कंटेंट दे रहे होते हैं तो वो तो उनकी ऑफ कोर्स लर्निंग को जो है वो इंप्रूव कर रहा होता है। दूसरा जो आजकल हमारे यहाँ है कि हम किसी शादी पे चले गए हैं, छोटा बच्चा है उसके आगे कार्टून कर दिए हैं। अगर हम किसी और जगह आपस में कुछ घरों में ऐसे होता है जी, माएँ जब मसरूफ होती हैं तो वो अपना मोबाइल दे देती हैं। अब उसको इस हद तक हमने देखा है, बच्चों को ऑब्जर्व किया जाके, जब एक तो वो जैसे ही आप उनसे मोबाइल छीनते हैं पकड़ते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। उनको खाना पीना प्यास तक की जो है वो तलब नहीं होती, वो एडिक्टिव उनको एडिक्शन हो चुकी होती है, वो इसके इस लेवल तक आदी हो चुके हैं। इस चीज से बचाने की जरूरत है कि ऑफ कोर्स आप इस किस्म की एक्टिविटीज बच्चों के लिए जनरेट करें, आप घर के अंदर थोड़ी सी एफर्ट करें। आप मार्केट्स में चले जाएं, कुछ गेम्स ऐसी हैं जैसे ब्लॉक्स हो गए, आप पेंटिंग का मटेरियल बच्चों को ला के दें ताकि वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है वो इस किस्म की उनकी एंगेजमेंट्स को जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, बजाय हम इस पे लेके जाएं। बच्चों की नज़र बड़ी ज़्यादा जो है इसकी वजह से उसके ऊपर इसके असरात होते हैं। बच्चों की साइकोलॉजिकली जो ग्रोथ है इसकी वजह से वो इफेक्ट होती है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी बुरी तरह जो है इससे मुतासर होती है। वो चिड़चिड़े रहना शुरू कर देते हैं। खाने पीने की जो है वो उनकी रूटीन सारी की सारी जो है इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। एक एज का जो बच्चा है उसको आप कंटेंट स्पेशली कम से कम वो दें जो कंटेंट जो है जिससे उसकी लर्निंग हो सके। डॉक्टर साहब, हमारे कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी की इजाजत नहीं है। हमारे सामीन के लिए बताइएगा कि कम उम्री की शादी का बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। जी, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है और हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ये एक जो इशू है अब इस पे काफी लेवल पे बात होना शुरू हो गई है। ये देखें, किसी जगह पे हमारे यहाँ कल्चरल लेवल पे भी ऐसी चीजें हैं और सोसाइटी के अंदर भी ऐसी चीजें जो हैं वो जोड़ दी गई हैं या बना दी गई हैं जिस पे हमारे यहाँ जो है वो 18 इयर्स से छोटी जो कम उम्र की जो शादी हैं उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और प्रमोट भी किया जा रहा है। अब उसमें ये होता है कि देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जब एक बच्चे, हम बात करते हैं हमेशा इस चीज़ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को कम से कम इस वक्त जो है एक जो बच्चे की डेफिनेशन है ना, किसी कानून में आपने 12 साल की हुई है, किसी में 13 की हुई है, किसी में 14 की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने किसी जगह 16 साल इसकी कही हुई है और इंटरनेशनल जो आपके कमिटमेंट्स हैं उसके अंदर आपने बच्चे की डेफिनेशन 18 साल की हुई है। सबसे पहले तो हमें बच्चा जो है उसकी एक डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल जो हमारी कमिटमेंट्स है उसके मुताबिक तमाम लेजिस्लेशंस में करेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी, जिस तरह कहा गया कि मैंने बताया कि जब हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि बच्चा स्कूल से, जिस तरह मैंने कहा कि जब वो आउट होगा, एक फीमेल, एक गर्ल जो है जब वो अपनी 16 साल की उम्र तक, तो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसकी 16 साल तक एजुकेशन जो है वो उसका बेसिक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बच्ची को स्पेशली जो है वो जब प्राइमरी से मिडिल जाना पड़ता है तो ड्रॉप आउट हो जाती है, मिडिल से हाई जाना पड़ता है तो ड्रॉप आउट हो जाती है। बहुत सारे हम भी मतलब देहातों में इस किस्म की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं जी बस जी प्राइमरी करवा दी है ना बच्ची को, 5 जमातें और कुरान पाक पढ़ना आ गया तो बस वो काफ़ी है जी। जब बच्ची के पास एजुकेशनल, जब उसकी एंगेजमेंट हो, मिसाल के तौर पे वो इंटर के बाद एक यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाती है डिग्री लेने के लिए, तो इट मीन कि उसको जो है वो टाइम इतना मिल जाता है कि वो अर्ली चाइल्ड मैरिज में से निकल जाती है। और दूसरी चीज़, वो एजुकेशन उसको मिल जाती है और एक पढ़ी लिखी माँ जो है जिसको हम समझते हैं कि वो फ्यूचर में जो है वो अपनी फैमिली के लिए बड़े अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकती है। और पढ़ी लिखी माँ जो है वो, क्योंकि
ग्रेजुएशन होने के बाद उसको जितना टाइम पीरियड मिला होता है उसके अंदर फिर वो अपने बच्चे के भी फ्यूचर में आगे जो है वो तरबियत और उसके अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है। और इससे सेहत के रिलेटेड जो है वो आपके प्रोग्राम में मैं स्पेशल जो है वो इस किस्म के प्रोग्राम सुनता रहता हूं जिसके अंदर अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर सेहत को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया जाता है। लेकिन मैं फिर इस पे ये कहूंगा कि एक बच्ची जो है उसकी एक चाइल्डहुड की जो एज 18 साल तक है, कम से कम उसको अपनी चाइल्डहुड की जो एज एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, ना कि वो इन जिम्मेदारियों में आ जाए कि वो भी एक माँ बन गई है और वो अपनी उन जिम्मेदारियों में वो अगर इंगेज हो जाए तो। जी डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने हमें और हमारे सुनने वालों को अपने कीमती लम्हात से नवाजा और आज इस नशिस्त पे हमें आपसे बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला। जाते जाते मैं गुजारिश करूंगी आप हमारे सामईन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम भी दें। ये बिल्कुल पैगाम ये है कि आज से हम इस चीज़ का अहद करें कि जो हमारी 50% तकरीबन पॉपुलेशन बच्चे हैं, बच्चे जिस तरह मैंने कहा कि एक फूल की तरह हैं, जिस लेवल पे हम उनके लिए एक सेफ और एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये ना सोचें कि ये बच्चा आपका है या हमसाये का है या किसी का भी है। बच्चे को बच्चा कंसीडर करें और उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट और अपना कंट्रीब्यूशन ऐसा दें जिसमें वो एक फ्रीली, मतलब कि वो माहौल उसको ऐसा मिले जिसमें सेफ एंड सिक्योर तरीके से वो अपनी लाइफ जो है वो उसको जी सके। डॉक्टर साहब के इसी पैगाम के साथ मैं ईमान जहांगीर, मेरे साथी मेजबान नासिर अहमद, हमारे मेहमान डॉक्टर खलील अहमद डोगर और एफएम की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।